हेलो एवरीवन, क्लास 10th विषय हिंदी, पाठ संख्या 3rd। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो गया था। चैप्टर का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। ओके, आज इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, झिलमिल सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। लेखिका कौन थी बेटा? मधु कांकरिया। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, लेखिका ने रात में जब सिक्किम के गंतोक नगर को देखा, रात्रि का समय था जब लेखिका ने सिक्किम के गंतोक नगर को देखा तो वह ठगी सी रह गई। ठीक है, सारा शहर सितारों भरी रात में रोशनी से जगमगा रहा था। रात्रि के समय पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। वह अद्भुत दृश्य लेखिका की सुध बुध भुला रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी संवेदनाएं ठहर सी गई थी। उसे अपने भीतर और बाहर एक शून्यता का अनुभव हो रहा था। अर्थात रात्रि के समय लेखिका ने जब झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नया गंतोक शहर देखा तो लेखिका ठगी सी रह गई। उसे अपने भीतर और बाहर शून्यता का अनुभव हो रहा था। अर्थात वो सौंदर्य देखकर, लेखिका उस दृश्य को देखकर अपनी सुध बुध भुला बैठी थी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है बेटा, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? सिक्किम एक पहाड़ी प्रदेश है। ओके, वहाँ के निवासियों को जीवन यापन के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कि पाठ में आपने देखा, बच्चे कितना दूर पैदल चलकर पहाड़ों पर ऊपर चढ़ाई चढ़ के स्कूल जाते थे पढ़ने। वहाँ की महिलाएं कितना कठिन कार्य करती थी, कैसे हार्ड वर्क करके पैसा कमाते थे। ठीक है, सिक्किम एक पहाड़ी प्रदेश है। वहाँ के निवासियों को जीवन यापन करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। फिर भी अपनी परिस्थितियों से उन्हें कोई शिकायत नहीं होती। सारी असुविधाओं के बीच भी वे, इतनी अधिक असुविधाओं के बावजूद भी, सारी प्रॉपर सुविधाएं उन्हें ना मिलने के बावजूद भी वे अपना जीवन एक शाही अंदाज में बिताते हैं। उनके चेहरे पर कहीं से भी दीनता या हीनता नहीं झलकती। इसलिए कहा गया है गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर। देखिए, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है कि जो सिक्किम है वो एक पहाड़ी प्रदेश है। ठीक है, वहाँ के निवासियों का जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, फिर भी अपनी परिस्थितियों से उन्हें, फिर भी वहाँ के लोगों को अपनी उन परिस्थितियों से कोई शिकायत नहीं होती। सारी असुविधाओं के बावजूद भी वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। फिर भी उनके चेहरों पर कहीं कोई दीनता या हीनता नहीं झलकती। इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? देखिए, लेखिका ने मार्ग में अपने गाइड जितेन, जो ड्राइवर कम और गाइड अधिक था। लेखिका का जितेन कौन था बेटा? ड्राइवर, जो उसकी गाड़ी चला रहा था। मार्ग में लेखिका ने जब श्वेत और रंगीन पताकाओं को देखा तो उसने जिज्ञासावश जितेन से पूछा कि ये पताकाएं क्या हैं। जितेन ने उन्हें बताया कि सिक्किम के लोग, जो सिक्किम के लोग हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, तथा बौद्ध धर्म को मानते हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार सिक्किम के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार जब किसी बौद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने पर, जब किसी बुद्धिस्ट की, जितेन ने बताया कि मृत्यु हो जाती थी तो नगर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती थी।
जितेन ने क्या बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी मृत्यु पर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। किसी नए कार्य के प्रारंभ करने के अवसर पर भी पताकाएं फहराई जाती हैं, लेकिन वो पताकाएं बेटा किस कलर की होती थी? रंगीन कलर की। ठीक है, वो रंग बिरंगी पताकाएं होती थी। लेखिका को जब ये जिज्ञासा हुई, लेखिका ने जब देखा कि कहीं रंगीन पताकाएं हैं तो कहीं श्वेत पताकाएं, तब लेखिका ने जितेन से पूछा कि ये पताकाएं क्या हैं। तो उसके गाइड जितेन ने उन्हें बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ उनकी शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं, लगाई जाती हैं। और जब कोई व्यक्ति शुभ कार्य करता है, ठीक है, शुभ कार्य करता है तो रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी? जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या जानकारी दी? देखिए, जितेन ने लेखिका को सिक्किम के प्राकृतिक सौंदर्य, बेटा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। सिक्किम के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जितेन ने लेखिका को बताया, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में अनेक जानकारियाँ दी। भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन के बारे में अनेक जानकारियाँ दी। उसने बताया कि रास्ते में गहरी घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। मार्ग में एक स्थान पर सैकड़ों सफ़ेद पताकाएं लहरा रही थी। उसने बताया कि किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं। इनको कभी उतारा नहीं जाता, ये स्वयं नष्ट हो जाती हैं। रास्ते में एक स्थान के बारे में बताया, उसका नाम है कवि लोंगस्टोक। यहाँ पर तिब्बत के शासक और लेपचाओं के बीच संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। कौन सी जगह थी वो? कवि लोंगस्टोक, ठीक है, जहाँ पर तिब्बत के शासक और लेपचाओं के बीच संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। यहाँ इनका स्मारक पत्थर भी लगा है। स्कूल से लौटते छात्रों के समूह को देख जितेन ने बताया कि उन बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। ये बच्चे पढ़ते ही नहीं बल्कि घर के कामकाज में भी हाथ बटाते हैं। लौटती यात्रा में कवि जितेन ने कई नई बातें बताई। उनके स्थान की ओर संकेत करते हुए कहा, इसका नाम है खेदुम। उस क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास है। यहाँ गंदगी फैलाने वाला मर जाएगा। उसने कहा कि पहाड़, नदी, झरने आदि की लोग यहाँ पूजा करते हैं, उन्हें गंदा नहीं करते। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, इस पहाड़ी इलाके में कोई भी व्यक्ति इस एरिया में गंदगी नहीं मचा सकता। कौन सी जगह? खेदुम। लौटती यात्रा में जितेन ने लेखिका को बताया कि ये वो जगह है खेदुम। इस क्षेत्र पर देवी देवताओं का वास है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर गंदगी नहीं मचा सकता। ओके बेटा, क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को
पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। देखिए, युमथांग के मार्ग पर जब लेखिका मधु कांकरिया लेखिका ने जब एक कुटिया के भीतर एक घूमता हुआ चक्र देखा, लॉन्ग स्टॉप में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी। देखिए बेटा, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई दी, क्योंकि उस मार्ग में लेखिका ने एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र देखा। नार्गे ने उसे बताया कि वह धर्म चक्र है। नार्गे ने बताया, लेखिका ने पूछा यह क्या है, तो नार्गे ने बताया कि यह एक धर्म चक्र है। उसे बौद्ध लोग प्रार्थना के समय घुमाते हैं। इसको घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर लेखिका को लगा कि पूरे भारत के निवासियों की आत्मानुभूति एक जैसी है। धार्मिक प्रतीकों के अलग होते हुए भी आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य, अंधविश्वास सब में एक जैसे, चाहे मैदान हो या पहाड़ हो, चाहे कितना भी वैज्ञानिक प्रगति हो चुकी हो, यह प्रवृत्ति एक जैसी ही बनी हुई है। ठीक है, तभी लेखिका ने कहा इन सब की आत्मा एक जैसी है। चाहे कोई मैदान पर रहने वाला है, चाहे कोई धरातल पर रह रहा है, चाहे कोई पहाड़ी क्षेत्र पर रह रहा है, धार्मिक प्रतीकों के अलग अलग होते हुए भी सबकी आस्थाएं, विश्वास और पाप पुण्य, अंधविश्वास सब एक जैसे हैं। चाहे कोई मैदान में है, चाहे कोई पहाड़ में है, और चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति कर चुका है, यह प्रवृत्ति एक जैसी ही बनी हुई है। ओके बेटा, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, गाइड के रूप में नार्गे की भूमिका पर विचार करें तो नार्गे एक कुशल गाइड के लिए आवश्यक गुण निम्नांकित प्रकार के सामने आते हैं। एक कुशल गाइड में सबसे पहला गुण होता है उसे अपने क्षेत्र का भौगोलिक ज्ञान होना, अर्थात उसे वो जिस बात के बारे में बता रहा है, जिस जगह के बारे में बता रहा है, जिस क्षेत्र के बारे में बता रहा है, उसे उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, भौगोलिक ज्ञान होना, तभी वह पर्यटक, सैलानी या टूरिस्ट को महत्वपूर्ण स्थानों पर ले जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसे उस स्थान के निवासियों, उनके रीति रिवाज, इतिहास, धार्मिक विश्वासों, परंपराओं आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसे उस स्थान पर रहने वाले लोगों के रीति रिवाज, इतिहास, धार्मिक विश्वासों, परंपराओं का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। एक कुशल गाइड को पर्यटकों की रुचि और रुझान की जानकारी भी होनी चाहिए। टूरिस्टों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस बारे में भी उसे जानकारी होनी चाहिए। उसे पर्यटकों से अपनत्व स्थापित करने में कुशलता होनी चाहिए, और ऐसे कुशल हो कि वो सैलानियों को, पर्यटकों में अपनत्व स्थापित करने में कुशल हो। कुशल गाइड में विश्वसनीयता का गुण होना भी आवश्यक है। एक कुशल गाइड का महत्वपूर्ण गुण वाक्पटुता है, उसे बोलने में एक्टिव होना चाहिए। वाक चातुर्य उसका गुण होना चाहिए, उसमें बातचीत करने का ढंग रोचक और मनोरंजक होना चाहिए। एक कुशल गाइड को एक महत्वपूर्ण वाक चातुर्य, ठीक है, उसे बातचीत करने का
मनोरंजन होना चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो नार्गे में ये सभी गुण विद्यमान है। जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। क्लियर हो गया बेटा? एक बार और सुन लो। देखिए, एक कुशल गाइड में सबसे पहला गुण ये होता है कि उसे उस क्षेत्र की भौगोलिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, तभी वह सभी पर्यटकों को महत्वपूर्ण स्थानों पर ले जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसे उस स्थान के निवासियों, उसके रीति रिवाजों के रहन सहन, इतिहास, धार्मिक विश्वासों, परंपराओं आदि का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। एक कुशल गाइड को पर्यटकों की रुचि और रुझान की जानकारी भी होनी चाहिए। उसे पर्यटकों से अपनत्व स्थापित करने में कुशल होना चाहिए। एक कुशल गाइड में विश्वसनीयता का गुण होना आवश्यक है तथा उसे वाक्पटुता, वाक्चातुर्य का गुण होना चाहिए तथा बातचीत करने के ढंग में रोचकता व मनोरंजन होना चाहिए। ये सारे गुण अगर हम देखें तो ये सारे गुण नार्गे में विद्यमान हैं। तो जितेंद्र नार्गे गाइड की भूमिका में जो गुण होने चाहिए, गाइड में जो गुण होने चाहिए, वो सारे गुण जितेंद्र नार्गे के अंदर विद्यमान हैं। ठीक है बेटा? क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, 6 क्वेश्चन तक मैंने आज आपको कराए हैं। जितने क्वेश्चन कराने को मैं आज आपको और क्वेश्चन भी करा दूंगी, लेकिन बेटा थोड़े थोड़े इसलिए करा रही हूँ जिससे जितना कराए उसे आप ध्यान से सुनो, समझो और होमवर्क में नोट कर लेना। ओके बेटा? कोई भी डाउट हो, अपने डाउट ज़रूर क्लियर किया करो। और ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं इसकी PDF भी आपको सेंड कर दूँगी। ओके? थैंक यू बेटा।